हाय फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स। वो चैप्टर है जो अक्सर टफ लगता है, लेकिन आज हम आसान लैंग्वेज में मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल पर समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट, ग्रो एंड मूव वन स्टेप क्लोजर टू योर सक्सेस। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि टैक्स होता क्या है। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टैक्स क्या होता है वो हम थोड़ी सी देर में देखते हैं। पहले हम जर्नल मीनिंग देखते हैं कि टैक्स होता क्या है। जनरल मीनिंग में टैक्स होता है एक मैंडेटरी है, मीन्स आपको भरना ही है। टैक्स इज़ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन जो कि कौन लेता है, विच इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। सब इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज़ को टैक्स देना मैंडेटरी है, कोई वो नहीं है कि नहीं देंगे, बट लेकिन जो टैक्स के दायरे में आ रहा है उन्हें टैक्स देना कंपलसरी है। सो डेफिनेशन है आर्टिकल 366 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग है टैक्स इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज वेदर जर्नल और लोकल और स्पेशल। टैक्स जो वर्ड है वो ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड टैक्सो से। ठीक है, अब बात करते हैं कि टैक्स हम देते क्यों है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ लागतें होती हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, तो उसके लिए हमें टैक्स देना होता है। और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है वो टैक्स से ही चलाती है, लाइक एजुकेशन हो गया, डिफेंस है, हेल्थ केयर है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब टैक्स की हेल्प से गवर्नमेंट इन्हें बहुत अच्छे से रन कर सकती है और इवन करती ही है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 246। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब यहाँ पे जो लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के हिसाब से बनाए जाते हैं। 7th शेड्यूल डिफाइन करता है 3 लिस्ट को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं वो पार्लियामेंट उनका लॉ बनाता है, और जो स्टेट लिस्ट है उनका जितना भी मैटर होता है वो उन सब के लॉज स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक। जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो यूनियन लिस्ट के लॉज नहीं बना सकता और ना ही यूनियन स्टेट के लॉज बना सकता है। ठीक है, अब है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों, बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 डील करता है कि लॉ कहाँ बना हुआ है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 82 नंबर की जो एंट्री है वो डील करती है टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, कि जो इनकम टैक्स है वो कहाँ से आया है, तो वो एंट्री नंबर 82 में डील किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट है एग्रीकल्चर इनकम, कि जब यूनियन लिस्ट की बात होती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्ट करा जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होती है। फिर बात करते हैं स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये डील करता है एग्रीकल्चर इनकम, एंट्री नंबर 46 में आती है। और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें तो दोनों ही लिस्ट ऐड होती है, सीजी प्लस एसजी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उसकी बात करते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय अ पर्सन हिमसेल्फ। जब एक पर्सन अपना टैक्स का बर्डन खुद ही बैरी करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लाइक इनकम टैक्स हो गया। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स का वो शिफ्ट किया जाता है वन पर्सन से अनदर पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी एंड कस्टम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड होता है। डायरेक्ट टैक्स सीबीटी हैंडल करती है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैंडल करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स सीबीआईसी हैंडल करती है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट अर्न्ड इनकम पर लिया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी इज लिविड ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो आपको गुड्स और सर्विस मिलती है उस पर लागू होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कि इनकम टैक्स लॉ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो मेनली इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, द फाइनेंस एक्ट, रेगुलर और नोटिफिकेशन, और कोर्ट डिसीजंस। अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम
एक एक स्लाइड में डीपली देखते हैं, ठीक है, कि इनके क्या क्या काम होते हैं। सो फर्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह एक मुख्य कानून है, मतलब प्राइमरी लॉ है, जो गवर्न करता है इनकम टैक्स को इंडिया में। इफेक्ट कब आया था ये? 1 अप्रैल 1962 को अप्लाई हुआ था ये होल इंडिया में। ये स्ट्रक्चर 298 सेक्शन नंबर एंड इसमें 14 शेड्यूल्स इंक्लूड होते हैं। ये क्या क्या कवर करता है? टोटल इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब कुल आय, टैक्स की लाइबिलिटीज और प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, कि कैसे क्या असेसमेंट करना है, ठीक है। कि जितने भी स्लाइड में आपको डेट्स दे रखी हैं, सेक्शंस दे रखे हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है इनकम टैक्स रूल 1962 मेन अंडर द अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर अथॉरिटी आती है इनकम टैक्स एक्ट की, फ्रेम्ड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसको फ्रेम किया था। इसका पर्पस था कि प्रिस्क्राइब करना फॉर्म्स को, प्रोसीजर्स को, रूल्स को, कि कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब चीज़ें इनकम टैक्स रूल 1962 में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस एक्ट। देखिए आपको पता है हर गवर्नमेंट हर साल एक बजट पेश करती है, ठीक है, तो उसी को ही फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो हर साल एक बजट सेशन आपको दिखाती है। बिकम्स लॉ आफ्टर पासिंग इन बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस में अगर ये जब पास हो जाता है देन वो प्रेसिडेंट उसको असिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर पूरी पब्लिक में दिखाया जाता है कि भाई इस साल का ये बजट है, ओके। इसका पर्पस होता है अमेंडमेंट ऑफ टैक्स लॉज, कि टैक्स लॉ में अमेंडमेंट करना, ठीक। टैक्स रेट को डिक्लेरेशन करना, मतलब टैक्स की रेट को डिस्क्राइब करना कि अब इस बार ये टैक्स रेट रहेगी, ठीक। फिर इसमें फर्स्ट शेड्यूल कंटेन 4 पार्ट। जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 4 पार्ट्स को कंटेन किया गया है। तो वो 4 पार्ट्स है। फर्स्ट है रेट ऑफ करंट असेसमेंट ईयर, सेकंड टीडीएस रेट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, थर्ड सैलरी टैक्स एंड एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 115 बी ए सी सब सेक्शन 1A, और नेक्स्ट है रूल्स फॉर एग्रीकल्चर इनकम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन होता है वो सीबीडीटी हमें इशू करता है फॉर क्लैरिफिकेशन एंड गाइडेंस, कि हमें मार्गदर्शन करे और क्लैरिफाई करे सभी चीज़ों को। ये बाइंडिंग होती है सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट तक, क्योंकि इसमें एसएससी बट एसएससी का कोई बाइंडिंग नहीं होता है। बट फाइनेंशियल बेनिफिशियल सर्कुलर कैन बी यूज्ड कर सकता है एसएससी। नोटिफिकेशन जो होते हैं वो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द एक्ट, मतलब प्रभावी बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बाइंडिंग रहता है डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों ही इसमें बाध्यकारी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल डिसीजन, कि अब इनकम टैक्स में जुडिशियल जो न्याय के डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा? तो उसको कोर्ट लेंगे। एज यू नो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, ये एपेक्स कोर्ट होता है। ये डिसीजन बिकम लॉ ऑफ द लैंड, ये जो देश का कानून बनाए जाते हैं ये उनमें काम करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। फिर है हाई कोर्ट, बाइंडिंग विद इन अ जुडिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ये निर्णय संबंधित राज्य से बाध्यकारी होती है, मतलब हाई कोर्ट सिर्फ एक स्टेट का ही ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट तो होल इंडिया का लेंगे। अब ये एक PYQ है जो आपको सॉल्व करना है। अभी जो भी मैंने पढ़ा है वो सब अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडी फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स प्रोसीजर, ठीक है। इनकम टैक्स के जो टैक्स प्रोसीजर अगर समझना है तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो क्या क्या प्रोसीजर होंगे और क्या क्या कंपोनेंट्स। सीधी बात, जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना बस वही आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से है और कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, notification circular and classification issued from time to time by the CBDT. Fourth, judicial decision. Next, कंपनीज एक्ट 2013। इनमें से जो जो कंपोनेंट्स नहीं है वो हटाना है। ये नवंबर 2001 में पूछा गया था। सो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अब इनकम टैक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है कि पर्सन क्या होता है। उसको सेक्शन 2
सब क्लॉज 31 में डिफाइन किया गया है कि पर्सन इंक्लूड, पर्सन क्या कौन कौन होता है, एक इंडिविजुअल, एक HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब एक पर्सन होते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। इंडिविजुअल के अंदर जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, लाइक मैं हूँ, आप है, कोई भी मेल हो गया, कोई फीमेल है, कोई माइनर पर्सन, कोई भी पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड, वो सब पर्सन है। ठीक है, वो इसमें आते हैं। डिक्रीज पर्सन्स इनकम एसेसी इन द हैंड्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मूल्य व्यक्ति की आय कानूनी प्रतिबंध के नाम पर अंकित की जाती है। ठीक है, फिर है HUF। HUF को हम ट्रीट करते हैं एक सेपरेट एंटिटी फॉर असेसमेंट, ये पर्सन के अंडर आता है, सेक्शन 2 सब क्लोज 31 में। फिर बात करते हैं कंपनी के अंदर, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी दोनों इंक्लूड होती है और ये पर्सन भी है। अब फर्म है, फर्म भी एक टाइप की पर्सन होती है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट हो वो भी, या फिर पास LLP, ठीक है, ये भी इंक्लूड है, ये भी एक पर्सन है। नेक्स्ट है AOP, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, टू और मोर पर्सन वॉलेंट्री कम टुगेदर टू कम पर्पस, मतलब जो दो लोग हैं अपने आप आते हैं एक साथ। मेंबर्स में भी इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, चाहे वो फर्म हो, चाहे एक सिंगल पर्सन हो, पर लेकिन वो दोनों एकत्रित होते हैं, उन्हें भी एक पर्सन बोलते हैं। फिर है BOI, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही इंक्लूड है, कंपनी फर्म नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन बट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये कोई रियल पर्सन नहीं होता बट लॉ के द्वारा उसको पर्सन बनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी अब कौन होता है और वो कौन से सेक्शन में डील किया जाता है वो बात करते हैं। एसएससी को सेक्शन 2 सब क्लोज 7 में डील किया जाता है। अब कौन कौन एसएससी बन सकता है, एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी पेबल, वो टैक्स वो एसएससी हो सकता है। अगेंस्ट होम एनी प्रोसीजर है स्टार्ट, किसी के द्वारा प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है, वो भी एक एसएससी है। डीम्ड एसएससी होते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक, ये भी एक टाइप के एसएससी है। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो एसएससी है वो ऑलवेज अ पर्सन, ठीक है, एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है, पर जो पर्सन है वो मे और मे नॉट बी एसएससी, वो कभी तो एसएससी हो सकता है और कभी नहीं। ये जो दोनों लाइनें लिखी है ये यूजीसी नेट पे बहुत बार पूछी है, तो इन लोग इसको याद रखना कि जो एसएससी है वो ऑलवेज पर्सन, बट जो पर्सन है मे और मे नॉट बी एसएससी, कभी तो वो एसएससी हो सकता है बट कभी नहीं हो सकता। ओके, अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, कि अब प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं। जो प्रीवियस ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर विच इनकम इज अर्न, जैसे अभी हम 25 में चल रहे हैं तो 24 में जो 24 होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा, जिसमें हमने इनकम अर्न की है। ठीक है, जिसमें हम कमाते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, और जिसमें हम इनकम का पे करते हैं, मतलब टैक्स पे करते हैं, वो असेसमेंट ईयर होती है। नोट है प्रीवियस ईयर के लिए, इन प्रीवियस ईयर ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन विल बी लेस देन 12 मंथ, तब जो प्रीवियस ईयर्स होता है वो 12 महीने से कम का हो सकता है। ठीक है, पर इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। कि देखो जैसे किसी ने अब सितंबर में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो पूरे ईयर के लिए लाइबल नहीं है, वो सितंबर से नेक्स्ट अप्रैल तक 31 मार्च तक ही लाइबल है। ठीक है, सो 12 मंथ से कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। PYQ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज एसेट टू टैक्स, मतलब जो पिछले साल हमने जो इनकम अर्न करी है उसके ऊपर अगले साल हम उस पर टैक्स पे करेंगे, उसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर होती है इट इज़ ऑलवेज ऑफ 12 मंथ, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ की होगी, इससे कम कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल केस में जो प्रीवियस ईयर्स है वो असेसमेंट ईयर के इक्वल नहीं होती है, बट एक्सेप्शनल केस में जो प्रीवियस ईयर है वो इक्वल हो जाती है असेसमेंट ईयर के। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पेमेंट आपको नेक्स्ट ईयर ना करके बल्कि उसी टाइम ही करनी होती, मीन्स असेसमेंट ईयर में ही करनी होगी आपको। जैसे इस 2025 में अर्न किया और 2025 में ही आपने पे कर दिया, तो वो कुछ ये पॉइंट्स है उसमें डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक ए शिपिंग बिजनेस हो गया, मतलब जो जहाज़ का बिजनेस है, जो नॉन रेसिडेंट्स आते हैं बाहर से
उनको सेक्शन 172 में डील किया जाता है और उनसे तुरंत ही टैक्स ले लिया जाता है, क्योंकि नहीं पता है कि वो हमारे साथ आगे तक बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि शिप कंपनी एक बार आती है पेमेंट का, जहाज का सामान लेके फिर वापस चल जाती है, क्या पता फिर डूब जाए, इसलिए वो उनका जो टैक्स है वो उसी टाइम ले लिया जाता है। फिर है इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया को सेक्शन नंबर 174 में डील करते हैं। वो पर्सन जो इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है, उसका असेसमेंट ईयर में ही उससे टैक्स ले लिया जाता है, क्योंकि वो तो फिर कभी लौट के आने वाला है नहीं, इसलिए। ठीक है। AOP, BOI और AJP फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, ये जो तीन हैं इनको किसी एक इवेंट के लिए ही बनाया जाता है। इसको सेक्शन 174A में डिफाइन किया गया है, तो इनको भी टैक्स असेसमेंट ईयर में ही पे करना पड़ता है। फिर है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब एक पर्सन है, वो टैक्स अवॉइड करने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी वो किसी दूसरे को देता है ताकि उसे टैक्स नहीं पे करना पड़े, इसलिए उस पर तभी ही टैक्स ले लिया जाता है ताकि वो टैक्स से बच ना सके, इसलिए इसको सेक्शन 175 में डील करते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अब कोई पर्सन है या कोई फर्म है, वो अपना बिजनेस बंद कर रही है, तो उससे टैक्स उसी ईयर ले लिया जाता है, क्योंकि अब वो बिजनेस बंद कर रही है तो अर्निंग होगी नहीं। ठीक है, इसको सेक्शन 176 में डील करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का टॉपिक इनकम टैक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइटन पर हर वीडियो आपके सक्सेस की एक स्टेप और आगे बढ़ाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।